जो कि आकाश को ही ढूंढ रहे थे। जल्दी ही उनकी नजर आकाश पर पड़ी। आकाश दौड़ते भागते लगभग उन्हीं के पास आ रहा था। ध्रुव ने हैरानी से आकाश की ओर देखकर पूछा, अरे आकाश भाई, क्या हुआ है आपको? आप तो इस तरह से भाग रहे हैं जैसे कि आपकी इज्जत खतरे में हो और कोई आपकी इज्जत लूटना चाहता हो। अब जैसे ही ध्रुव ने कहा, आकाश अपनी नजरें चुराने लगा। वहीं ध्रुव के इस तरह से बोलने पर आहन ने ध्रुव के हाथ पर ताली दे मारी और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आकाश चिढ़कर बोला, जस्ट शट अप। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो तुम दोनों। शायद तुम लोग भूल रहे हो कि हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, तुम्हारे सर्कस में नहीं। तभी सुमित वहां आया और बोला, मैंने आस्था भाभी के कपड़े उनके कमरे में भिजवा दिए हैं। अब अरमान भाई ने कहा है कि हम सब लोग घर चले जाएं। दादाजी हम सबकी फिक्र कर रहे होंगे और आस्था के साथ आज जो कुछ भी हुआ वो हमें दादाजी से नहीं बताना है। सब आपस में हामी भरते हुए घर की ओर निकल गए। वहीं अरमान आस्था के कपड़े लेकर कमरे के बाहर ही खड़ा था, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आस्था को कपड़े चेंज करने के लिए क्या बोले। अब आस्था पहले से बेटर फील कर रही थी। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क खुद से ही हटा दिया था, क्योंकि आस्था को मेडिकल फील्ड में इतनी नॉलेज हो चुकी थी कि उसकी हालत अब कैसी है और कैसी नहीं है खुद ही समझ सके। अरमान अभी उसके कमरे में नहीं था। आस्था ने जल्दी से अपना दुपट्टा हटाया और खुद को देखने लगी। मुझे चेक कर लेना चाहिए कि बेहोशी में कहीं मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं। आस्था ने दुपट्टा उतारकर अभी जिस साइड में रखा ही था कि तभी अरमान उस वार्ड में आ गया था। अरमान की नजर जैसे ही आस्था पर पड़ी तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। अचानक से उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि आस्था इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर तक अरमान उसे एकटक देखता रहा। उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा। अरमान खुद पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आस्था ने जैसे ही अपने सामने अरमान सिंघानिया को देखा तो बुरी तरह से डर गई। वो जोरों से चिल्लाने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप किसी लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हैं? आपको नॉक करना चाहिए था। ऐसा कहकर जल्दी ही आस्था अपने आप को दुपट्टे से कवर करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अरमान ऑलरेडी उसे देख चुका था। आस्था के इस तरह से बोलने पर वो थोड़ा आगे बढ़ा और एकदम से आस्था के करीब आ गया। इतना करीब कि आस्था की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। अब अपने आप ही आस्था की आंखें कब बंद हो गई उसे एहसास ही नहीं रहा। तभी अचानक अरमान ने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े आस्था के हाथ में रख दिए थे। फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, समझी? तुम सिर्फ मेरी एक सर्वेंट हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो सकती। अब फटाफट से ये कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि ने तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिया है। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने घर पर जाकर दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश की, अगर तुमने दादाजी को कुछ भी बोला तो अरमान सिंघानिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरमान गुस्से से बाहर निकल गया। वो हॉस्पिटल के अंदर वीआईपी वार्ड में चला गया और वहां के शानदार बाथरूम में जाकर शावर लेने लगा। अब अरमान के जाने के बाद आस्था ने अपने सिर पर एक टपली मारी और घबराते हुए बोली, ये हमने क्या सोच लिया? आखिर हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें जितना दूर हो सके उस मॉन्स्टर से उतना दूर रहना चाहिए। जरूर उनके पास कोई जादू टोना करने वाला मंत्र है, जिसकी वजह से हम उन्हें लेकर ये सब सोचने लगे। अरे, उनके पास तो सही से पेट तक नहीं है। हमने देखा था उस दिन। जल्दी ही आस्था ने अरमान के दिए हुए कपड़े पहन लिए। वो ड्रेस काफी महंगी और स्टाइलिश थी, लेकिन उसमें उसका हाथ पूरा ढका था और वो कुर्ता उसके घुटनों तक आ रहा था और उसके साथ एक ट्राउजर भी था। आस्था ने उसके मैचिंग दुपट्टे को अपने कंधे पर अच्छी तरह से फैला लिया और खुद को अच्छी तरह से संवारने के बाद उठ खड़ी हुई। तभी उसे लगा जैसे उसका सिर घूम रहा था। मेडिसिन और हेवी इंजेक्शन देने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल वो खुद को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खड़ा करने की और ज्यादा कुछ ना सोचने की कोशिश कर रही थी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।